हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, जोश में हो? चलिए भाई, सो ये जोश मेंटेन करके रखो बिकॉज अपनी एक्सरसाइज बची हुई थी ना, कंप्लीट करनी है ना। आ जाओ भाई फटाफट से। लास्ट टाइम पे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, सो 31 से शुरू करेंगे। पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास? नहीं है तो जाओ जल्दी से लेके आओ बिकॉज क्वेश्चन को पहले खुद से तुम सॉल्व करोगे, राइट? कोई भी क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना एंड फिर चेक करना क्या तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। ओके, शुरू करें? आ जाओ भाई। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है? एक एलिवेटर जो है डिसेंडिंग कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन, अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. आपको elevator का acceleration calculate करना है. So let us consider, ये हमारे पास एक elevator है. मैं बस एक डायग्राम बना देता हूं so that तुम्हें थोड़ा सा फील आ जाए. एंड ये कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे. एलिवेटर जो है नीचे की तरफ जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन a. ये अंकल जो है यहाँ पे इसके साथ कांटेक्ट में है. इन्होंने क्या किया, इस सिक्के को यहाँ पे से ड्रॉप कर दिया. सिक्के को ड्रॉप करने का मतलब इनिशियली कुछ इसके पास स्पीड 0 होगी, उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा बिकॉज अंकल ने इसको ड्रॉप किया. तो यहां पे क्या होगा, ये सिक्के के पास एक और एक्सेलरेशन आएगा विच इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अभी इसको बस नोट कर लो. वी कॉल दिस सूडो एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का, बहुत इजीली समझ आ जाती है उनसे सारी बातें. एक कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का, उससे चीजें बहुत इजीली क्लियर हो जाती है. सूडो फोर्स के थोड़ा सा आइडिया मैं तुम लोगों को दे देता हूं जिससे कि ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो. सो सूडो फोर्स का थोड़ा सा आइडिया मैं तुम लोगों को देता हूं, उसके बाद तुम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आराम से कर लोगे. एक और तरीका है, उसमें क्या होता है, तुम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बातें करते हो. पहले तुम लिफ्ट के बारे में बात करोगे तो एलिवेटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा गिवन बाय हाफ ए टी स्क्वायर. फिर जो कॉइन है उसका एक्सेलरेशन निकालोगे हाफ जी टी स्क्वायर. ये सारी बातें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुमने एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट निकाला, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिर तुमने कॉइन का डिस्प्लेसमेंट निकाला. उसके बाद दोनों के पोजीशंस के बारे में आप इनको रिलेट करेंगे आपस में. दोनों के पोजीशंस को क्या से क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा आपस में. सो बेटर रहेगा कि ये सब करने से हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा लें क्योंकि वन शॉट हमारा आंसर आ जाएगा उससे. बस मैं तुमसे बहुत छोटी मोटी सी बेसिक सी बातें करूंगा, उन पे जरा फोकस करना, ठीक है? समझोगे? हालांकि मैंने अभी फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो यहां पे अगर तुम्हारे पास एक आदमी है जो कि किसी बस में बैठा है, ओके? सो नाउ द बस इज मूविंग फॉरवर्ड. बस आगे की तरफ जा रही है. बस के पास कुछ एक्सेलरेशन है a. जब तुम इस बस के अंदर होते हो तो तुम्हें यहां पे लगे हुए पेड़ जो है वो पीछे जाते हुए दिखते हैं, है ना? जब तुम किसी भी बस में आगे की तरफ चल रहे होते हो तो तुम्हें सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ जो है वो पीछे जाते हुए दिखते हैं ना? दिखते हैं ना? जब कभी भी तुम बस में जा रहे हो और जब तुम किसी को ऑब्जेक्ट को देखते हो जो सड़क पे है, तुम्हें वो पीछे जाता हुआ दिखता है. यस. पर वो कैसे चल रहा है? तुमने बोला ये पेड़ क्या है, मोशन में है. तुमने फिर क्या बोला इसको देख के? तुमने बोला कि ये पेड़ जो है मोशन में है. बहुत बढ़िया. बट पॉइंट इज कि अगर ये बॉडी मोशन है तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा. किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगाना बहुत जरूरी है. जैसे कि तुम लोगों को पढ़ाई करवाने के लिए डंडा मारना पड़ता है, ठीक है? हाँ, सबको नहीं मारना पड़ता लेकिन कुछ एक को तो मारना पड़ता है, ठीक है? सो वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन प्रोवाइड कराना है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा. अब तुमने बोला ये ट्री मोशन कर रहा है, तुमने बोला ये ट्री पीछे जा रहा है. कैसे? इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मोशन कर रहा है? सोचो. नहीं पता ना? कोई भी फोर्स नहीं है. लेकिन अगर मैं यहां पे एक बालक को खड़ा कर दूं या फिर तुम लोगों को ही यहां पे खड़ा करके पूछें, बताओ बढ़िया पेड़ का क्या हाल है, तो तुम बोलते हो ट्री इज एट रेस्ट.
ये क्या बात हुई सर? जब हम बस से देख रहे थे तो हम ये ट्री पीछे जाता हुआ दिख रहा था, फिर हम बस से उतर गए, ग्राउंड पे आके देखा तो ये ट्री हमें रेस्ट पे दिख रहा है। ये क्यों हुआ? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात तो जानते हो ना, ऐसा क्यों होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। इसको बस थोड़ा सा नोट कर लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और आगे जब मैं तुम्हें लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा या फोर्सेस के बारे में बताऊंगा तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर इसको अभी तो नोट कर लेना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा इससे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी बोलती है कि भाई इसका जो फ्रेम है वो आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन जब तुम ग्राउंड पे आते हो, जब तुम ग्राउंड पे खड़े हो जाते हो तो तुम्हारा फ्रेम जो है वो रेस्ट पे होता है। तुम्हारा फ्रेम क्या है? रेस्ट पे है। जब तुम बस के अंदर होते हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? तुम्हारा ये बस, जो कि आगे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से। जब तुम ग्राउंड पे खड़े होते हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड होता है, जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कर रहा है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलरेटिंग फ्रेम। दोनों में से कुछ भी बोलो, सही रहेगी बातें। या तो बोलो नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर बोलो एक्सेलरेटिंग फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम जो कि रेस्ट पे होता है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम जो रेस्ट पे है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, और ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब भी आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेटिंग होता हुआ दिखता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे पेड़ के साथ हुआ, तुम लोग तो मस्ती से आगे जा रहे हो बस में बैठे बैठे, और तुमने जब पेड़ को देखा तो पेड़ तुम्हें पीछे जाता हुआ दिखता है। जितनी स्पीड से तुम आगे जाते हो उतनी स्पीड से तुम्हें पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है। बोल सकते हैं बात? तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, यानी कि जितने एक्सेलरेशन से तुम आगे जाओगे तुम्हें पेड़ उतने एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ दिखेगा, है ना? लेकिन ये सिर्फ कब हुआ? जब तुम्हारा फ्रेम जो था वो एक्सेलरेटिंग था। ये पेड़ तुम्हें पीछे जाता हुआ कब दिखा? जब तुम्हारा फ्रेम एक्सेलरेटिंग था। अगर तुम्हारा फ्रेम नॉन एक्सेलरेटिंग होता तो तुम्हें ये पेड़ रेस्ट पे दिखता है। अगर तुम्हारा फ्रेम नॉन एक्सेलरेटिंग है तो तुम्हें ये पेड़ रेस्ट पे दिखता है। मतलब कि रेस्ट वाली कहानी तो छोड़ दो, ये तो कॉमन है, लेकिन कुछ नया मिलता है अगर हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाते हैं। वो नया क्या है कि जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आगे जाते हो तो आपको दूसरी चीजें पीछे जाती हुई दिखती है। जितने एक्सेलरेशन से आप लोग आगे जाएंगे उतने एक्सेलरेशन से आपको पीछे जाती हुई दिखती है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई अगर ये पेड़ एक्सेलरेट कर रहा है पीछे की तरफ तो इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। किसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है? कोई फोर्स है क्या? तो हां, यहां पे एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। अभी बस नाम नोट कर लो, अभी आगे चल के और बातें बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, सूडो फोर्स की कहानी आगे चल के बताएंगे, बट अभी इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि अगर आप किसी एक ऐसे फ्रेम में हो जो आगे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो तुम्हें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं। जितनी स्पीड से तुम लोग आगे जाओगे उतने स्पीड से तुम्हें ऑब्जेक्ट पीछे जाता हुआ दिखेगा। जितने एक्सेलरेशन से तुम लोग आगे जाओगे उतने एक्सेलरेशन से तुम्हें ऑब्जेक्ट पीछे जाता हुआ दिखेगा। ये कब दिखता है? जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो। जब आप इनर्शियल फ्रेम पे हो यानी कि ऐसा फ्रेम जो रेस्ट पे है तो आपको सब कुछ नॉर्मल दिखता है ना? जब आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको सब कुछ नॉर्मल दिखता है, बोलते हैं पेड़ है, रेस्ट पे है, बढ़िया है। लेकिन जब आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हो तो ही जाके ये कहानी आती है। अभी मैं सूडो फोर्स का नाम मिटा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि तुमने फोर्स वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना ज्यादा। सूडो फोर्स एक नाम बस लिख लो, आगे चल के जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत प्यार से समझाया जाएगा इसके बारे में सारी चीजें, और डिटेल में लेके चलूंगा सारी बातों को। ठीक है, तो अभी इतनी बात तो क्लियर है। अगर आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्सेलरेट होते हुए दिखते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
जितने एक्सेलरेशन से आप आगे जाओगे उतने एक्सेलरेशन से आपको ये पीछे जाता हुआ दिखेगा। अब हमारे सवाल पे वापस आ जाइए, अब क्या होगा, ये सब कहानी नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली रिलेटिव का मोशन लगाएंगे। मैं अगर हमें सॉल्व करना है ना, हमें बताना है ना इसका एक्सेलरेशन कितना है, हमें बताना है एक्सेलरेशन कितना है, हम लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, हम लिफ्ट के अंदर आ गए। ये तो कोई अंकल थे जिन्होंने सिक्के को ड्रॉप करा, हम लोग लिफ्ट के अंदर आ गए। लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। कहां पे, नीचे की तरफ। और अगर तुम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर हो, तो किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो तुम्हें इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन दिखेगा विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, जो कि फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिक्के के ऊपर तुम्हें एक एक्सेलरेशन दिखेगा ऊपर की तरफ। अब यहां पे तुमने अक्सर देखा होगा कुछ लोग तुम्हें जी इफेक्टिव लिखवाते हैं, वो जी इफेक्टिव यही है। तुमने देखा होगा कुछ लोग तुम्हें जी इफेक्टिव लिखवाते हैं, वो जी इफेक्टिव यही है, जी माइनस ए कर देना, जी माइनस ए। सब कुछ नीचे जा रहा है, नीचे वाली साइड को पॉजिटिव मान लो। ये क्या सर, कभी ऊपर वाली साइड पॉजिटिव लेते हो, कभी नीचे वाली साइड पॉजिटिव लेते हो। बहुत सिंपल अप्रोच ये कहती है कि अगर आपका मेजॉरिटी ऑफ द चीजें नीचे की तरफ जा रही है तो आप पॉजिटिव ले सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन तुम्हारी इच्छा श्रद्धा के अनुसार चेंज कर सकते हो। तो मैंने नीचे वाली साइड को पॉजिटिव लिया, ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया, तो जी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, ए ऊपर जा रहा है नेगेटिव, तो जी इफेक्टिव आपका जी माइनस ए हो जाता है। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा, यही है जी इफेक्टिव। अब आपको क्या करना है, इस कॉइन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। कॉइन का जो पोजीशन है वो कितना है, 6 फीट का है, एंड इट इज गिवन बाय यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए की जगह जी इफेक्टिव पुट कर देना, इस पर आप ए की जगह क्या पुट कर देंगे, जी इफेक्टिव पुट कर देंगे। इनिशियली आपने कॉइन को ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सो 6 इज इक्वल्स टू हाफ जी इफेक्टिव की जगह जी माइनस ए लिखेंगे। टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड का, इसका स्क्वायर कर देंगे इन सेकेंड, 1 सेकेंड की बात हो रही है यहां पे, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, सो 6 2 12 इज इक्वल्स टू जी माइनस का ए, 12 इक्वल्स टू जी माइनस ए। अब जी का वैल्यू क्या लिखें, जी का वैल्यू हमें पता है 9.8 होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बट द पॉइंट इज कि यहां पे डाटा आपको फीट में दे रखा है, जो भी डाटा है वो सारा फीट में है। अब क्या करें, तो एक और डाटा ऐड ऑन कर लेना यहां पे, ये सूडो फोर्स को भी मिटा देते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए। एक और डाटा ऐड ऑन कीजिए कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और अगर मैं फीट में लिखूं तो 32, अप्रोक्सीमेटली 32 लिख सकते हो आप लोग, अप्रोक्सीमेटली 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो जी का वैल्यू। तो जी की जगह आप 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, एंड दिस कैन बी रिटन एज 12 इज इक्वल्स टू 32 माइनस का ए इधर आएगा, 12 उधर जाएगा, ए का वैल्यू बनेगा 32 माइनस का 12। सॉल्व दिस पार्ट, 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। देखा ना, अगर तुम्हें ये जी इफेक्टिव पता होगा तो तुम कितने इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। 4 स्टेप्स में हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये जी इफेक्टिव क्या है, अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आते हो, अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर खड़े होकर ऑब्जर्वेशन करते हो, तो एक और एक्सेलरेशन जो कि फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है, जिसको आप देख रहे हो उस पे। अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उस ऑब्जेक्ट के पास भी एक एक्सेलरेशन आएगा जो कि आपके फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आगे चल के इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे और एक नाम यूज करेंगे सूडो फोर्स का। आगे चल के एक और बात पता चलेगी कि फोर्स ही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है। सो भाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है यानी कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में बोलेंगे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को नाम देंगे सूडो फोर्स।
सूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें वो फोर्स दिखाई नहीं देता है, बस वो लग रहा है, हमें पता ही नहीं क्यों हो रहा है वो, तो इसलिए हम उसको एक इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं, विच वी कॉल एज द सूडो फोर्स। बट वो अगले चैप्टर की बातें हैं, यहां नहीं करेंगे। यहां पे तो बस इतनी ही बात है कि अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, जिसको कि नॉन इनर्शियल भी कहते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो जितने स्पीड से तुम आगे जाते हो उतने स्पीड से तुम्हें ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा, जितने एक्सेलरेशन से तुम आगे जा रहे हो उतने एक्सेलरेशन से तुम्हें ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर तुम बस से उतर के ग्राउंड से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगेगा, बोलोगे क्या है यार, पेड़ झुका हुआ है। तो ये पेड़ चलते हुआ कब दिखता है? जब आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आते हो। तो ये कॉइन आपको चलता हुआ दिखेगा अगर आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आते हो। तो आप नीचे जा रहे हो फ्रेम के साथ तो आपको कॉइन के ऊपर एक एक्सेलरेशन दिखेगा, आपके लिए कॉइन ऊपर जा रहा होगा। सो हमने सॉल्व कर दिया, जी इफेक्टिव निकाला, जी माइनस ए, इक्वेशन में जी इफेक्टिव पुट करा, सॉल्व करा, 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता है हमें ये। सो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है जिसमें नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो उस पर सितारा जरूर चमकाया करो। ओके, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया? ये वाला पार्ट भी नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आगे चल के और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना भी काफी है। हो गया ये वाला पार्ट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और बढ़े आगे, ठीक है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीटेड, बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलते हैं, आओ देखें। A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. Find the time it takes to reach the ground, the horizontal distance it travels before reaching the ground, the velocity, direction and magnitude with which it strikes the ground. आपको दोनों चीजें फाइंड करनी, तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो एक बॉल को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। हॉरिजॉन्टली थ्रो करने का मतलब है कि भाई हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर ये काम कर दिया। कितनी स्पीड है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगता है इसको ग्राउंड तक पहुंचने में? ऑब्वियसली बात है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बन गया। नाउ इफ इट इज अ केस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप लोग इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से ट्राई करो एक बार, फिर देखो क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई? मैं कर रहा हूं सॉल्व अब, ठीक है जी। अब मैं सॉल्व कराता हूं। सबसे पहली बात आती है टाइम की। तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट्स कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लीजिए ग्राउंड है हमारे पास, तो ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, ए से लेके बी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड करना है, विच इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, गिवन बाय 2h बाय जी। h की जगह 100 मीटर पुट करेंगे, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, टेक द वैल्यू ऑफ दिस टू बी 9.8 ले लेना। देखो समझदार ही दिखाना थोड़ी सी, ठीक है। तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे 4.9 हो जाएगा, 7 7 49 होता है, यू नो बेटर। पॉइंट हटाओगे एक और जीरो आ जाएगा, सो इट कम्स आउट बी 10/7 अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स, ठीक है। 10 लोगे तो अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा? 200। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जी का वैल्यू 10 ले लेना, तो यहां पे अंडर रूट ऑफ 20 बन जाएगा। 5 4 से 20, 4 बाहर आएगा, 2√5 बनेगा, उससे आंसर सेम चीजें मिलती है, कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन। रूट 10 की वैल्यू 3.2 ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 3.2 ले लेना रूट 10 की वैल्यू, तो 3.2 इंटू 10, 32/7, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपको मिलेगा वो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यूज में आएगा। ऑलराइट, 10 इंटू 3.2/7, यानी कि यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, कितना बनेगा? 32/7 सॉल्व कर लेना, 32, 7 4 28, 29 30 31 32, 7 4 28, 7 5 7 6 5 5 35, 7 7 49, 4.57 सेकेंड्स। हाँ भाई आ गया आंसर,
समझ तो आया ना? सो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने से पहले कितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वी कॉल्ड इट रेंज। हम इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो आपको दूसरी चीज में क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। चलो भाई फाइंड करते हैं रेंज भी। So the second formula is for the range. We know better that the range is given by u into t. Range कैसे लिखते हो? u into t करते हो। t is the time of flight, निकाल चुके हो 4.5 seconds, put it down. So 20 into 4.57. So multiply कर ले, पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, एक जीरो से जीरो मर जाएगा। 7 2 14, 5 2 10 11, 4 2 8 9, 1.4 मीटर। यही आ रहा है ना? 457 को 2 से 4 7 4 5 2 10 11 9। हाँ बहुत बढ़िया। सो आंसर कम्स आउट बी 91.4 मीटर। सेकंड पार्ट आ गया 91.4 मीटर। व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट? द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। आपको दोनों चीजें फाइंड करनी है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। करें सॉल्व? आ जाओ। जब वो ग्राउंड पे टकराएगा, सो कैन यू जस्ट टेल मी वेलोसिटी कैसे जाएगी? एक ऐसे और एक वर्टिकल। सो जब वो ग्राउंड से टकराता है तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टिकल नेगेटिव वाई एक्सिस। सो यहां पे अगर इसको सॉल्व करें, सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं अगर बात करूं वेलोसिटी की, तो vx कैन बी रिटन एज ux बिकॉज वी नो बेटर x की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये तो अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड लेगा। लेकिन अगर मैं vy की बात करूं, सो इट इज गिवन बाय vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम लगा है 4.57 सेकेंड्स। सो इसको लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माइनस का 10 इंटू 4.57। इट कैन बी रिटन एज 45.7 मीटर पर सेकेंड। बट क्या ये माइनस में आएगा? बिल्कुल ये माइनस में जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी अगर आप लिखते हो, दिस इज गिवन बाय vx i कैप प्लस vy j कैप। सो मेक श्योर vx तो 20 है, सो 20 i कैप और vy की वैल्यू माइनस के साथ आ रही है, सो माइनस ऑफ 45.7 j कैप। दिस इज द वेलोसिटी। अब उसने बोला है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। सो भाई डायरेक्शन निकालने के लिए हम करते हैं tan थीटा विच इज गिवन बाय y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द x कंपोनेंट। tan थीटा लिखने का तरीका है y कंपोनेंट लिखो और उसको डिवाइड कर दो x कंपोनेंट से, हमेशा तुम्हें सही जवाब मिलेगा इससे। सो 45.7, मेक श्योर मैग्नीट्यूड पुट करना और डिवाइड बाय 20। 45.7 डिवाइडेड बाय 20, पॉइंट हटा देना, इसको काट देना, जो भी आंसर आएगा आपका दैट विल बी द फाइनल आंसर। So 4 5 7 2 2 2 is 4, मर गया, 5 से 2 2 is 4, 2 8 is 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, साइड में सॉल्व कर लो इसको। 100.5 228.5। So 228.5 divided by 100, डॉट हटाया 2.285, सो 2.285। ठीक है, सो tan थीटा मिल गया हम लोगों को 2.285। सॉल्व दिस पार्ट, सो थीटा का वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स 2.285। सॉल्व कर लेना, इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, tan इनवर्स की वाली बात है। अब ये तो हो गया, अब मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 45.7 का स्क्वायर, अंडर रूट में 400 प्लस इसका जो भी होगा 45.7 इंटू 45.7 करना पड़ेगा यहां पे, है ना, मजबूरी है हमारी, क्या करें। 35 36 37 38 39 28 29 30 31 35 25 26 27 28 22 7 4s 28 5 4s 20 22 4 4 16 17 18 9 5 14 होते हैं, 8 8 16 17 18 हो जाएंगे, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 9 10 2
2 के बाद लगा ना 2088 आएगा, 2088.49। इनमें 400 का ऐड कर देंगे, सो 400 का ऐड करने पे हमें मिलेगा 2488.49 अंडर रूट में 2488.49। टू 2488 जो है 0.49 के साथ है तो 2489 बन जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। सो नियर बाई ये 2500 के लगभग दिख रही है क्या वैल्यू तुम लोगों को? 2500 के लगभग की वैल्यू मिल रही है ना तुम लोगों को, तो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 50 लिख दूं तो चलेगा ना मुझे? वैसे तो आंसर 49 मीटर पर सेकंड है, बट कोई बात नहीं, हमारे कैलकुलेशन में इसका आंसर 50 मीटर पर सेकंड मिल रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे tan इनवर्स 2.2 मिलता है, हमारा 2.3 आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? छोटा सा डिफरेंस होगा बस। हाँ, बट मेक श्योर अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस में गैप, ऑप्शंस अगर तुम्हारे पास ऐसे आते हैं, जैसे पहला ऑप्शन तुम्हें दे दिया, उसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया 47 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन दे दिया 48 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन दे दिया 49 मीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन दे दिया 50 मीटर पर सेकंड। ऐसा अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है तो ये वाला जो तरीका है ना अप्रोक्सीमेशन वाला, ये कभी मत करना। अगर ऑप्शन ऐसे मिलते हैं पास, ये चीज कभी मत करना। अगर ऑप्शंस में गैप है, जैसे कि मान लीजिए जो ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं वो कुछ ऐसे हैं, ये मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है, ये मान लिया 20 मीटर पर सेकंड है, ये 30 है, या फिर जो भी हो, है ना, और यहां पे लिखा 50 मीटर पर सेकंड, तो तुम्हें समझ आता है कि ठीक है सर, काफी गैप है ऑप्शंस के बीच में, और अगर ऑप्शंस के बीच में गैप है तो मैं वहां से अप्रोक्सीमेशन करके 50 मीटर पर सेकंड पे टिक लगा सकता हूं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ऑप्शंस किस टाइप के हैं, उसके हिसाब से फिर अपने आंसर्स पे जाना, ठीक है? पक्का? चलिए भाई, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले तो इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? हो गया? इसको भी नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? बढ़े आगे, आ जाओ। So this is all about the question number 32. Now let's move on to the next question. Question number 33 क्या कहता है? A ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find the maximum height reached and the range of the ball. अरे यार, एक बॉल है जिसको थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो दिस इज द बॉल, थ्रो करते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज। चलो भाई ट्राई करो जल्दी से, जल्दी करना थोड़ा सा। हो गया? करें सॉल्व? आ जाओ। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। सबसे पहले अगर एच मैक्सिमम का फॉर्मूला तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, है ना? यही है एच मैक्सिमम का फॉर्मूला, यू वाई स्क्वायर बाई यू जी 2g। अच्छा, यू वाई स्क्वायर क्या है? दिस इज द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। This is your y component of the initial velocity. So 40 मीटर पर सेकेंड का ux बनेगा इधर की तरफ, uy बनेगा इधर की तरफ। uy is given by 40 sin 60. So it comes out with 20 under root of 3. ये बनेगा 40 cos 60. This comes out be 20. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, सॉल्व कर दीजिए। 20 रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, सो इट कम्स टू बी 400 इंटू 3 बाय 20। 20 से 20 मर जाएगा और ये 60 मीटर का मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। सो मैक्सिमम हाइट मिलती है 60 मीटर। द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सॉल्व इज ऑल अबाउट द रेंज। रेंज के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है
क्या बोलेंगे, 2ux uy अपॉन जी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, याद है तुमको, मैंने कहा था ये सब भी कुछ फॉर्मूला आता है रेंज का जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो ux की जगह मैं लिखता हूं 20, uy की जगह मैं लिखता हूं 20√3 और यहां पे g में लिख देता हूं 10। सो 0 से 0 मर जाएगा, 2 to the 4 to the 8, 80√3 का वैल्यू मुझे यहां पे रेंज को लिए मिल जाएगा। सॉल्व करो, नोट करो जल्दी से। √3 का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो ना तुम लोग, 1.7 कुछ करके आएगी वैल्यू, 1.73 कर लेना, ठीक है। सो 1.73 करके सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू फाइनली, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लेना तो रेंज मिल जाएगा। हो गया, खत्म, यही था बस क्वेश्चन। डन, नोट कर लिया तुम लोगों ने, बढ़े आगे, ठीक है। 33 के बाद आगे बढ़ते हैं, 34 पे आ जाएंगे अब हम लोग। 34 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। In a saucer practice session, the football is kept at the center of the field, which is 40 yards from the 10 feet high goalpost. A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degrees to the horizontal. Will the ball reach the goalpost? भाई एक तो फुटबॉल का पूरा मैदान बना लेते हैं, यहां पे फुटबॉल यहां रखी हुई है और गोल पोस्ट कहां है, 40 यार्ड्स का है ना ये, सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। सो यहां पे गोल पोस्ट जो होगा वो 40 यार्ड्स दूर है एंड इज ऑफ 10 फीट। सो यहां पे ऐसा गोल पोस्ट तुमने देखा होगा, ऐसे करके ऐसे जाली सी लगी होती है ना, ऐसी जाली लगी होती है ना गोल पोस्ट के लिए। So this is of 10 feet। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, फुटबॉल को किक मारेंगे 64 फीट पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल पे। 64 फीट पर सेकेंड से आपने फुटबॉल को किक मारा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कैन यू जस्ट टेल मी, क्या यहां पे बॉल जो है वो गोल पोस्ट तक पहुंच पाएगी? ये बॉल जो है क्या वो गोल पोस्ट तक पहुंच पाएगी? सोचो जरा, सोचो जल्दी से। अब इस पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला आपसे क्या बोलेगा, R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ux uy अपॉन g। अब अगर मैं ux की बात करूं तो वो कितना होगा, 64 cos 45, uy की बात करूं 64 sin 45। सो बेसिकली वी नो बेटर दैट 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। सो यहां पे काम कर सकते हो, रेंज का ये फॉर्मूला ना लगा के ये वाला लगा लेना, u² sin 2 थीटा बाय g। अब जैसे थीटा की जगह आप 45 डिग्री पुट करोगे, 2 इंटू 45 90 डिग्री हो जाता है, सो sin 91 हो जाएगा। सो रेंज को सॉल्व करेंगे, 64 इंटू 64, क्योंकि यहां पे फिट में है तो g का वैल्यू 32 पुट कर देना है ना। नहीं पता है तो फिर से लिख लो, g का वैल्यू होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ये 32 पॉइंट समथिंग होती है वैल्यू, बट वो समथिंग वाले पार्ट को भी हटा दो, जस्ट टेक इट 32। 32 2 जा 64, दिस कम्स आउट बी 4 2 8, 128 फीट। सो रेंज कितना रहा है, 128 फीट। रेंज कितना रहा है, 128 फीट। ओके, मतलब आप इसको जब किक करेंगे बॉल को तो ये 128 फीट दूर जाके गिरेगी। गोल पोस्ट कहां है तुम्हारा, 40 यार्ड्स दूर है। ये तो यार्ड्स में है, ये तो फीट में है, तो कैसे करोगे, लिख लेना 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट। 1 यार्ड जो होता है वो 3 फीट के बराबर होता है, और यहां पे तो 40 यार्ड है, तो 40 यार्ड का मतलब कितना हो गया, 40 यार्ड का मतलब हो गया 120 फीट। तो आपका गोल पोस्ट जो था वो 120 फीट था, लेकिन आपकी बॉल 128 फीट दूर जाके गिरती है। तो बताओ भाई, गोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना गोल। तो क्या बोलोगे, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट? वो बोल रहा है क्या ये बॉल गोल पोस्ट तक पहुंच पाएगी? हाँ, पहुंच जाएगी, और उससे इवन उसके आगे जाके गिरेगी। तो यस, बॉल विल रीच द गोल पोस्ट, इवन उसके आगे जाके गिरेगी। ठीक है, अरे समझ गए ना, यहां पे गोल पोस्ट जो है वो ये होता है, ये 120 फीट का है, आगे 8 फीट और बॉल जाएगी, 8 फीट और आगे जाके गिरेगी बॉल अभी।
तो हाँ कह सकते हो भाई कि यहाँ पे जो रेंज है वो ग्रेटर है 120 फीट से, रेंज हमारी 128 फीट है, ये 120 फीट है। सो यस वी कैन से कि हाँ यहाँ पे बॉल गोल पोस्ट तक पहुंच जाएगी। बोल सकते हैं ना, हाँ अगर हमारा रेंज जो है वो 120 फीट से कम होता तो मैं बोलता कि नहीं यार बॉल नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज ये डिस्टेंस ज्यादा है और रेंज की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन रेंज की वैल्यू इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली वो गोल पोस्ट तक पहुंचेगी, इवन उसके भी आगे जाएगी। सो हाँ बॉल पहुंच सकती है, हम कह सकते हैं कि बॉल पहुंच जाएगी। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। कर लिया नोट? बढ़े आगे? ठीक है जी। So after this question number 34, let's move on to the next question. Question number 35 पे आते हैं और question number 35 क्या बोलेगा? A popular game in Indian villages is गोली, है ना? कंचे खेले ना तुम लोगों ने, वही है। Which is played with a small glass balls, ये वही कंचे हैं जिनको गोली कहते हैं। देखो अपनी अपनी भाषा में सब कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है उसको, ठीक है? हम लोगों ने अपनी भाषा में उसको कंचे बोला है, इन्होंने बोला गोली, थोड़ा लेवल मेंटेन किया है ना। The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of the second player. This second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie and holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. पता है ना कैसे खेलते कंचे? ऐसे अंगूठा रखने का, ऐसे उंगली बना के शॉट मारते ना, बस ये वही है। सो क्या होगा, कंचे खेलना तुम्हें आता है और अगर नहीं आता है तो ट्यूटोरियल देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें इजीली। अरे कंचे तो खेले होंगे तुमसे। कीपिंग द थंब, ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, द सेकंड प्लेयर विन्स। ऑब्वियस सी बात है, दूसरी की गोली जो गोटी होती है वहां पे रखी होती है और हम यहां से क्या करते हैं, उसको शॉट मारते हैं। अब हर एक अपना अपना स्टाइल होता है ना, हम लोग तो ऐसे मारते थे ऐसे करके, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे भी मारो। अगर तुम्हारी गोली जो है वो सामने वाले की गोली को टच कर जाती है या उसको हिट करती है तो तुम लोग जीत जाते हो, है ना। सो यहां पे भी वही बात है, अगर यहां पे पहले प्लेयर की गोली से दूसरे प्लेयर की गोली टच हो जाती है तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। इफ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जाएगी ना गोली, हाँ। With what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier? So भाई साहब मैदान बना लेते हैं। यहां पे ये रहा हमारे पास इलाका, पूरा प्लेन इलाका है। सबसे पहले तो यहां पे कंचे फैला दो, ये पहला प्लेयर का कंचा और ये हमारा वाला कंचा। हम क्या करेंगे, यहां पे अपना अंगूठा रख के और इसको ऐसे 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 करके गोली मारेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने ऐसा किया तो ऐसा करने से देखो, हाथ मैं नहीं बनाऊंगा, बस तुम्हें भावनाएं समझनी है। ये पत्थर लग रहा है, कंचा थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं। दिख रहा है ना तुम लोगों को, हमने क्या किया, इसको ऊपर से प्रोजेक्ट किया, ऐसे ऐसे तो करते हो तुम लोग, यहां से रखोगे और इसको ऐसे प्रोजेक्ट करोगे, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, हम चाहते हैं कि ये इसको टच कर जाए, बिकॉज अगर इसने इसको हिट कर दिया तो सेकंड प्लेयर जीत जाएगा। ब्लू वाला सेकंड प्लेयर है, रेड वाला फर्स्ट प्लेयर है ना। ऐसा ही होता है ना वीडियो गेम में भी, एक रेड वाला प्लेयर होता है, एक ब्लू वाला प्लेयर होता है। तो हमारा क्या है, रेड वाला जो है वो फर्स्ट प्लेयर है, ब्लू वाला हमारा सेकंड प्लेयर है। अब आपने जब इस गोली को प्रोजेक्ट किया तो इसका हाइट ले लिया 19.6 सेंटीमीटर्स का। उसके अलावा आपने इस गोली को प्रोजेक्ट कर रहा है कितनी स्पीड से, यही तो बताना है। ये गोली कहां रखी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकंड प्लेयर, ठीक है, द गोली ऑफ द 2 मीटर पे। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, इनिशियल स्पीड आपको बतानी है। ट्राई करो फटाफट से। ये तो कितना हलवा सवाल है यार, देख के पहले तो घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करेंगे। बाद में डायग्राम देखा तो पता चले तो हलवा है। कैसे सॉल्व करना है आओ मैं बताता हूं। जैसे कि देखो, इसको इनिशियल आपने स्पीड ऐसे प्रोजेक्ट किया, सो इट्स अ केस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज का फॉर्म होता है u√2h/g होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है ये। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में रेंज इज गिवन बाय u√2h/g, ठीक है। रेंज कितना है, 2 मीटर है, हाइट कितना है, 19.6 सेंटीमीटर है। ये 19.6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का है। तो लिखो यहां पे, सॉल्व करते हैं। रेंज की जगह में 2 लिख देता हूं, u मुझे फाइंड करना है, √2 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय g की जगह यहां पे मीटर में चल रही क्या कहानी, हाँ, तो g की जगह आप 10 ले लेना, नहीं 10 मत लेना, 9.8 ले लेना।
जी की जगह आप लेना 9.8 और यहां पे 19.6 सेंटीमीटर है, 19.6 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 से डिवाइड भी कर दिया। 19.6 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट से एक पॉइंट मर जाता है, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 मिलेगा, यानी कि जो वैल्यू मुझे मिलती है 2 इज इक्वल्स टू यू अंडर रूट ऑफ 4/100। समझदार हो, अब तो पता चल गया होगा 2 इज इक्वल्स टू 2u/10 लिखोगे, 2 से 2 मार देना, u का जो वैल्यू आपको मिलेगा इट कैन बी रिटन एज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको जो है ये जो गोली है कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जाके वो सीधा सेकंड वाले प्लेयर की गोली से टकरा जाएगी। अच्छा, सेकंड प्लेयर तो आप लोग हो ना, पहले वाले के प्लेयर की गोली से टकराएगी। ठीक है, चलो भाई, अब क्या होता है यहां पे कि कुछ लोग इसको गोली बोलेंगे, कुछ लोग कंचा बोलेंगे, कोई गोटी बोलेगा, जो भी तुम्हें अपनी भाषा में बोलना है, हमें सिर्फ इससे मतलब था। हमारा काम यहां पे हो गया कंप्लीट, अब हमारे लिए क्वेश्चन भी कंप्लीट। नोट कर लो जल्दी से, डन, बढ़े आगे, पक्का, आ जाओ भी। सो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलते हैं, आओ देखते हैं। फिगर शोज अ 11.7 फीट वाइड डिच, यहां पे खड्डा है, 11.7 फीट वाइड डिच है, खड्डा है, विद द अप्रोच रोड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अप्रोच रोड मतलब इस खड्डे से जोड़ने वाली जो इस सड़क है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बना रही है। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच। यहां से कोई मोटरसाइकिल वाले भैया आएंगे, उनको कितनी स्पीड से आना चाहिए वो बताओ, जिससे कि वो आते 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 यहां पे छलांग लगाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और निकल जाएंगे। ये तो तुमने देखा होगा ना ऐसे वाला स्टंट। हाँ, ये वाले स्टंट हमने जरूर देखे हैं और किए भी है। किए तो नहीं है ना किसी ने? हाँ, करने भी नहीं है। ये देखो ऐसे वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको इसको जस्ट क्रॉस करना है, सेफली क्रॉस कर जाए। तो सेफली क्रॉस करने के लिए मैं मिनिमम वाली कंडीशन बना देता हूं। मिनिमम वाली कंडीशन आपसे बोलती है कि बाइकर आता है ऐसे 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 और यहां से सिर्फ इतना पार्ट चला जाए, बस। हम नहीं चाहते वो आगे जाके गिरे, हम चाहते वो यहां पे भी आ जाए तो भी सेफली क्रॉस कर जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पे जो रेंज होगी उसको कैसे लिखोगे? 11.7, क्या ऐसे ही बोलोगे रेंज जो है वो 11.7 मीटर है? नहीं भाई, बाइक का लेंथ कंसीडर नहीं करोगे। अच्छा सॉरी, मीटर नहीं है ना, फीट में है। हाँ, तो क्या बाइक का जो लेंथ है उसको कंसीडरेशन में नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे। तो 5 फीट को ऐड ऑन करेंगे। कैसे? तुमने देखा होगा अक्सर जब कभी भी ये बाइक वाले स्टंट होते हैं, तुमने देखा होगा कि जो बाइक होती है उसका ये अगला पहिया, ये पिछला पहिया है ना। बस थोड़ा सा फील ले लेना समझने के लिए, बस ताकि चीजें क्लियर हो जाए। जब ये बाइक जाती है यहां से तो अगला पहिया यहां से उठाते हैं और जब यहां गिरती है तो हम ये नहीं चाहते कि बाइक का अगला पहिया यहां पे आके गिरे, बिकॉज ऐसा हुआ तो ये बाइक खड्डे में गिर जाएगी। हम चाहते हैं जब ये बाइक यहां पे आए तो उसका पिछला पहिया यहां पे टच करे और अगला पहिया यहां पे। ठीक है, हम चाहते हैं ये बाइक का जो है पिछला टायर यहां पे टच करना चाहिए। तो ओवरऑल 11.7 और ये इसका लेंथ 5 फीट भी, इसको कवर करते हुए चलो। तो हम चाहते हैं यहां पे गिरे बाइक आके, ना कि खड्डे में। तो भैया सीधी सी बात है, जो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दैट विल बी ऑफ 11.7 और ये 5 फीट इसकी लेंथ। सो द रेंज विच वी हैव टू कवर इज ऑफ कितना बनेगा? 16.7 फीट। Now, we know the best formula for the range given by u square sine 2 theta divided by g. Range की जगह 16.7 into g is equals to u square sine 2 theta, 2 into 15. 15 into 2 30 होता है, so यहाँ पे g का वैल्यू भी फीट में लिखना है। The value of g in feet is 32 feet per second square. सो जी की जगह 32 लिख देते हैं। 16.7 इंटू 32 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री।
15 टू 30 होता है, सो साइन 30 बन जाएगा। साइन 30 यू नो बेटर 1/2 होता है। 2 को इधर लेके चल जाओ, सो यू स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 16.7 इंटू 2 इंटू 32। थोड़ा सा मक्कारी कर ले, कैसे सर? 16.7 को 16 लिख दे तो u का वैल्यू आएगा 32 फीट पर सेकेंड, 32 फीट पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। थोड़ी सी मक्कारी कर ली, कैसे किया? 16.7 को 16 मान लेते हैं, 16 टू 32, वहां भी 32, अंडर रूट से बाहर 32 आ जाएगा, सो 32 फीट पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो कितनी स्पीड से इसको यहां पे छलांग लगानी थी? इसको कितनी स्पीड से छलांग लगानी थी? यहां पे 32 फीट पर सेकेंड से। अब तुम बोलोगे आपको कैसे पता? ये तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे बन गया? थोड़ा सा यहां पे फोकस करना। सपोज करो ये ऐसे वाला सिनेरियो है, बाइक यहां से छलांग लगा रही है ऊपर। बाइक ने क्या किया? यहां से छलांग लगाई यू स्पीड से। अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल बना दूं तो ये 15 है तो ये भी 15 डिग्री बन जाएगा। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वही हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बन जाता है यहां पे, इसलिए मैंने यहां पे 15 लिया है। ठीक है, तो अंतर को समझो, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? ये बढ़े आगे? ठीक है। सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 36 हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन 37? आओ देखें। A person standing on the top of a cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throw the packet directly aiming at the friend with the speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? तो यार क्या बोला गया है यहाँ पे? एक आदमी है यहाँ पे हाइट पे खड़ा है वो, और इस आदमी को बोला गया है कि कितने पे है? 171 फीट की हाइट पे है, 171 फीट की हाइट पे है। इसको अपने दोस्त के पास एक पैकेट फेंकना है। इसका दोस्त यहां खड़ा है, इसको अपने दोस्त के पास एक पैकेट फेंकना है। तो ये क्या करेगा? इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, इसने डायरेक्टली अपने दोस्त की तरफ एम करते हुए पैकेट को डायरेक्टली सीधा फेंक दिया नीचे। अब क्या होगा? ये पैकेट जो है जाएगा तो सही, लेकिन वो यहां आके गिर जाएगा। उसने सोचा उसके पास जाएगा, लेकिन उसको दिमाग में ये नहीं आया कि ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। उसके दिमाग में ये थोड़ी आया कि ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो जो पैकेट है वो यहां पे आके गिर जाते हैं। अब अगर पैकेट यहां पे आके गिर गया, सो इन दैट केस उसने कुछ डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, तो कितना शॉर्ट होगा वो आपको बताना पड़ेगा। कितना शॉर्ट यानी कितना पहले पैकेट गिर गया वो आपको बताना पड़ेगा। जिसका दोस्त है वो 228 फीट दूर खड़ा है, 228 फीट दूर खड़ा है दोस्त, तो आपको बताना है कितने पहले ये पैकेट गिर गया, ये डिस्टेंस बतानी है आपको। सो यहां से हमने पार्टिकल को फेंका, यहां पे आके गिर गया, यानी कि ये बन जाती है हमारी रेंज। सही है? पैकेट को अगर आपने यहां से फेंका और अगर यहां गिर गया तो ये बन गया रेंज। ये 228 है तो कितना शॉर्ट होगा? मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारी हो गई x। कितना शॉर्ट यानी कि कितने पहले पैकेट गिरता है, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली x, सच दैट x इज गिवन बाय 228 माइनस का r। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 228 माइनस का r। सो नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? r फाइंड करो। ये 15 फीट है पर सेकेंड की स्पीड से। नाउ ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। उसने अपने दोस्त की तरफ एम किया था पैकेट को, उसने अपने दोस्त की तरफ एम किया था पैकेट को। जरा मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना देता और थोड़ा चीजों को क्लियरेंस दे देता हूं। तो यहां पे से, ठीक है, कायदे से देखा जाए तो वो कनेक्शन तो यहीं से बना दिया। अब तुम लोग समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाहता हूं यहां पे, कि ये जो पार्टिकल जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी यहां गिर जाएगा। पार्टिकल जो है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी यहीं गिर जाएगा, लेकिन जो है वो इसने अपने दोस्त की तरफ एम किया हुआ था। अब उसने अपने दोस्त की तरफ एम किया था, तो कैन यू जस्ट टेल मी ये एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल थीटा। ऐसा क्यों पूछ रहे हो सर इस एंगल के बारे में?
बिकॉज जो एंगल ये होगा वही एंगल यहां पे बनेगा। नो, अगर ये एंगल मिल जाता है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं अपनी आसानी से। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां पे लगाएंगे टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तुम्हें वेलोसिटी को लेके कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा एक को और क्लियर कर देता हूं। रुको एक मिनट, उसने एम किया अपने दोस्त की तरफ, यानी कि उसने ऐसे फेंका पार्टिकल को, जिसके कारण वो पार्टिकल जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी आगे जाता है लेकिन यहां आगे गिर जाता है। वो पार्टिकल यहां गिर जाता है। उसने कितनी स्पीड से फेंका? 15 फीट पर सेकंड से फेंका। कितनी स्पीड से फेंका? 15 फीट पर सेकंड से। दादा मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है थीटा। यहां पे थीटा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास, मुझे सिर्फ इनिशियल स्पीड पता है, वो है 15 फीट पर सेकंड। थीटा का ज्ञान लेने के लिए आप इस एंगल को फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या ये इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं ना, एक बार देख लेना। सो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं इसको भी फाइंड आउट कर सकता हूं। सो एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan थीटा गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज गिवन बाय 171 डिवाइडेड बाय 228। 3 से कुछ कर सकते हैं, 3 5 15, हाँ। सो 3 5 15, 16 17, 3 7 21, 3 7 21, 3 6 18। कुछ और जाएगा क्या? 57 और ये 76, 57 और ये 76, कुछ जा रहा है क्या? नहीं ना, नाइन से कुछ जा रहा है क्या? 9 3 27, 9 4 36, 9 6 27, 9 4। एक मिनट रुकना। हाँ बिल्कुल, 19 3 57 जा रहा है, 19 3 57, 19 4 76। छोटी मोटी कैलकुलेशन करो, 19 3 57 एंड 19 4 76। सो tan थीटा का वैल्यू मिलता है 3/4। इट इज अ स्पेशल ट्राइंगल। याद करो वो स्पेशल ट्राइंगल क्या है, बना देता हूं साइड में। दिस इज योर स्पेशल ट्राइंगल। ये 3 4 5 की कहानी। यहां पे एंगल बनता है 37 डिग्री, यहां पे एंगल बनता है 53 डिग्री वाला। सो tan थीटा अगर 3/4 है, सो द एंगल ऑफ थीटा कम्स आउट बी, द वैल्यू ऑफ थीटा कम्स आउट बी 37 डिग्री। ठीक है, tan थीटा अगर 37 है, सो थीटा जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। 19 3 57 होते हैं, 19 4 76, 9 4 36, 4 1 4 5 6 7, राइट। दैट्स इट, थीटा मिल गया मुझे। अब तो कहानी सिंपल है बहुत। सो वी नो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, और पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंका है। याद करो ऐसा केस बताया था, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। दो केस आए थे, ऊपर फेंकने वाला, नीचे फेंकने वाला। ये नीचे फेंकने वाला केस है। तो इसका रेंज निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेंज फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। रेंज फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज r इक्वल्स टू 15 cos थीटा इंटू टी। लेकिन t कैसे फाइंड करें, आ जाओगे। लेट अस फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट। यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बोलो। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 171। पार्टिकल कहां? a पोजीशन से b पोजीशन पे पहुंच गया। हां, पार्टिकल a पोजीशन से यहां पे b पोजीशन पे पहुंच गया। a से b तक पहुंचने में टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना, a से लेके b तक पहुंचने में टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना।
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 171 का नीचे की तरफ, यानी कि माइनस का 171 इज द डिस्प्लेसमेंट। सो 171 फीट का डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी पहुंचने में टाइम लगता है टी। सो इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो माइनस का 171 इज इक्वल्स टू माइनस का 15 साइन इंटू 37 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सारे माइनस से माइनस मार देंगे, सो यहां पे बनेगा 171 इज इक्वल्स टू 15 साइन 37 की वैल्यू 3/5 होता है, और यहां पे टी प्लस का हाफ जी की जगह पे 32 फीट पुट करना इंटू टी स्क्वायर। 5 3 15 होता है, तो यहां पे बनेगा 171 इक्वल्स टू 9t प्लस का 16 टी स्क्वायर। सही जा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। 15 फीट पर सेकंड की स्पीड है हमारे पास में, बहुत बढ़िया। जी की जगह 32 फीट पुट कर देंगे। सो 16t स्क्वायर प्लस का 9t माइनस का 171 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्व करें। सो द वैल्यू ऑफ t कैन बी रिटन एज माइनस का b माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 81 माइनस 4a, a का वैल्यू 16 है, इंटू c का वैल्यू माइनस का 171 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 16। सो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81 माइनस 64 इंटू 171, ये प्लस हो जाएगा 171 इंटू 64, 4 1 जा 4, 7 4 28, 4 1 4 5 6 and 6 1 6, 7 6 42, 6 1 6 7 8 9 10। सॉल्व करेंगे, ये 4 8 6 14, 6 2 8 1 9 1 0 9 4 4। प्लस का 81 भी कर लो, इसमें लगे हाथ, प्लस का 81 भी कर लेंगे, तो यहां पे बनेगा 5 8 4 12 9 1 10 और ये क्या 1 1 0 2 5। ठीक है, 8 4 12 9 1 10 होता है, 0 1 1 0 2 5। सो 1 0 9 4 4 बाय 32 माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 1 0 2 5 डिवाइडेड बाय 32। अब इसको अगर हम स्क्वायर रूट करें तो कितना आता है? 105। आई थिंक ये वाला इसका स्क्वायर रूट बन सकता है ना, करके देख लेते हैं एक बार। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं। 5 5 25, 5 1 5, 0 0 0, 5 0 1, 5 6 7 और ये 5। कुछ कर दिया क्या गड़बड़ी? अरे हाँ यार, ये क्या कर दिया नीचे। सो अगेन क्रॉस क्रॉस 5 0 1, 5 2 5 5 10 होते हैं, एक क्या आएगा 1 1 सॉरी 0 2 5। 5 और 5 10 होते हैं, तो यहां पे लिख दिया 10 1 1 0 2 5। वो देखो 105 लिख सकते हैं हम लोग। सो माइनस का 9 प्लस का माइनस का 105 बटा 32। ओके, क्लियर है ना? अब क्या होगा, अब क्या करें? सो टाइम के दो वैल्यू मिलेंगे यहां से। एक वैल्यू मिलेगा माइनस का 9 प्लस का 105 बटा 32 और एक मिलेगा माइनस का 9 माइनस का 105 बटा 32। सॉल्व दिस पार्ट। 105 में से 9 को माइनस कर देंगे, 10 ने इधर दिया, 9 में से 9 10 11 12 13 14 15। $96 यहां आ जाएगा। सो तो आएगा 96 बाय 32। 96 बाय 32 ये वाला पार्ट बन गया। यहां सॉल्व करें, माइनस का कितना 10 11 12 13 14। सो माइनस का 114 बाय 32। यार पहली बात जो सबको पता है, टाइम जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो माइनस आंसर काट देना देखते ही, बोलना टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है।
सो दिस इज द फाइनल आंसर। 32 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 96 मिल जाता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट बी हाउ मच? 3 सेकेंड्स। तो भाई यहां पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आएगा? 3 सेकेंड्स का। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 3 सेकेंड्स का आएगा। नाउ इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3 सेकेंड्स, तो भाई यहां पे जो रेंज का फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूले वैल्यूज को पुट करते हैं। So range can be written as ux into t. Range can be written as ux into t. ux मतलब u cos theta into t. u की जगह 15 फीट और cos theta यानी कि cos 37 डिग्री होता है into टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड्स का है। 15 into cos 37 जो होता है 4/5 होता है into 3 लिखेंगे, 5 3 15 होता है और यहां पे 36 फीट इज द रेंज। रेंज मिल गया 36 फीट। नाउ लेट्स फाइंड द हाउ शॉर्ट द पैकेट विल फॉल। अब हम फाइंड करेंगे कि कितना पहले पैकेट गिर गया था। x 228 माइनस r, तो x इक्वल्स टू 228 माइनस का r, सो 228 माइनस का 36 सॉल्व करेंगे। सो 228 माइनस का 36, 8 में से 6 गए 2 और 12 में से 3 गए 9, यहां पे 192 फीट। तो भाई कितना पहले पैकेट गिर जाता है? वो 192 फीट पहले ही गिर जाएगा पैकेट। क्या बोले? वो 192 फीट पहले गिर जाएगा पैकेट आगे। इस आदमी से वो 192 फीट आगे जाके गिरेगा, मतलब पहले गिर जाएगा वो पैकेट। सेकंड वाला पर्सन जो है उससे कितना पहले? उससे 192 फीट पहले ही पैकेट गिर जाएगा। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल? 192 फीट। दिस इज द फाइनल आंसर। पहला काम थीटा फाइंड किया। कैसे किया? तुमने देखा यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो थीटा निकाला सबसे पहले। उसके बाद मैंने यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, बिकॉज रेंज के फॉर्मूले में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके यहां पे वैल्यूज को पुट ऑन कीजिए एंड उसके बाद फर्दर सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट, और यहां से तुम्हें मिलता है हाउ शॉर्ट विल द पार्टिकल फॉल? 192 फीट। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? कोई समस्या तो नहीं है? कैलकुलेशन अभी नहीं, समय के साथ सीख जाओगे। कैलकुलेशन में अगर तुम्हें दिक्कत आती है, स्क्वायर रूट लेना वगैरह ये सब चीजों में दिक्कत आती है, तो समय के साथ सीख जाओगे, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, चलिए सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 पे आते हैं। बोला गया एक बॉल है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Well, it hit a vertical wall 5 मीटर away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection। एक बॉल है यहां पे, आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, make an angle of 60 degree with the horizontal, making an angle of 60 degree with the horizontal। Will it hit a vertical wall 5 मीटर अवे? इससे 5 मीटर की दूरी पे एक वर्टिकल वॉल है, इससे 5 मीटर की दूरी पे एक वर्टिकल वॉल है। क्या ये इससे टकरा पाएगी? चेक कर लेते हैं भाई। अगर यहां पे इसका वैल्यू जो है, ये जो डिस्टेंस है, अगर वो रेंज से बड़ा हुआ तो इससे टकराएगी नहीं। अगर ये डिस्टेंस रेंज से छोटी होती है तो वो डेफिनेटली टकरा जाएगी। तो सबसे पहला काम मैं फाइंड करूंगा रेंज। रेंज फाइंड करते हैं यहां पे। द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। बोल सकते हो, या फिर नहीं है समझ आता है तो यहां पे ऐसे कर लो, 2u साइन थीटा u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। सो 2 इंटू 15, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 इंटू 15, cos 60 की वैल्यू 1/2। जी का वैल्यू मैं 10 ले लूं क्या कैलकुलेशन पर्पस के लिए? कैलकुलेशन पर्पस के लिए जी का वैल्यू 10 ले लेता हूं। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 मर जाएगा, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, सो 15 और ये 3√3, 15 3 ज़ा कितना होता है? 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 45 √3 डिवाइड बाय 4 इज द रेंज।
45 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इज द रेंज। सॉल्व कर लेते हैं। रूट 3 का वैल्यू 1.7 ले लेना, तो 45 इंटू 1.7, 7 5 35, 7 4 28, 29 30 31। अब यहां पे 5 ये 4 सॉल्व करेंगे, यहां पे बनेगा 5, इधर बनेगा 6 और यहां बनेगा 7, 765 बाय 4। तो इट कैन बी रिटन एज 765 76.5 बाय 4। सॉल्व दिस पार्ट। 76.5 पॉइंट हटा दीजिए, डॉट लगा दीजिए नीचे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 4 1 जा 4, 9 जा 36, डन। 5 आएगा, 4 1 जा 4, 1 डॉट लगा देंगे, 4 2 जा 8, 2 आएगा, 0 आएगा, 4 5 जा 20। सो 191.25 डिवाइडेड बाय 10 है। 0 ऑलरेडी चल रहा है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, यहां पे जो वैल्यू मिलेगा 19.125 मिलेगा। सो सॉल्व दिस पार्ट, यू गॉट द वैल्यू ऑफ 19.125 मीटर। सो ये जो वैल्यूज आपको मिलेगी रेंज की, वो मिलेगी 19.125 मीटर। क्या आपका जो रेंज है वो 5 से बड़ा है? हां। तो क्या वो इस दीवार से टकराएगा? हां, बिल्कुल टकराएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखना है मेरे यहां पे? Will it hit a vertical wall? So yes, it will hit the vertical wall. Will the answer differ if the wall is 22 meter away? अगर यही दीवार तुम्हारी, ये वॉल जो है, ये दीवार जो है, अगर वो 22 मीटर आगे होती तो क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता उस केस में? अभी ये वॉल 5 मीटर पे है तो तुमने बोला yes, it will hit the wall. Hit the wall. अगर यही दीवार 22 मीटर आगे होती इस पार्टिकल से तो क्या तुम्हारा आंसर यही रहता कि चेंज हो जाता? फिर हम बोलेंगे कि अगर यह दीवार पार्टिकल से 22 मीटर दूर रखी होती तो हमारा आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि रेंज 19.125 मीटर है, डिस्टेंस 22 है। अगर यहां पे वॉल 22 मीटर पे होती, देन बॉल विल नेवर टच द वॉल, देन बॉल विल नेवर हिट द वॉल। ये जो बॉल है इस दीवार को कभी हिट नहीं कर पाती। तो हां, हमारा आंसर तब भी चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर यस यस रहेगा। इसका आंसर रहेगा पहले पार्ट के लिए यस, दूसरे पार्ट के लिए भी यस। नोट कर लो, कर लिया नोट? बड़े आगे आ जाओ भी। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 38 हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलते हैं हमसे, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 says find the average velocity of a projectile between the instants it crosses half the maximum height. It is projected with the speed u at an angle with the horizontal. क्या करेंगे? सोचो जरा। अब यार सीधी सी बात है, एक पार्टिकल है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने के बाद इट विल गो लाइक दिस। तुम सब जानते हो, समझदार हो कि पार्टिकल जो है वो ऐसे ही जाएगा। यस, वी नो दिस। आपने बोला कि इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। कुछ एंगल होगा तो मैंने मान लिया वो एंगल थीटा है। कुछ एंगल होगा वो मैंने मान लिया थीटा है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस द हाफ द मैक्सिमम हाइट। ये है मैक्सिमम हाइट, ये उसका आधा, यहां पे भी उसका आधा, तो h/2, ये h/2। यहां पे इनकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। एक तो यहां पे बताइए और एक यहां पे बताइए। h इज द मैक्सिमम हाइट, यहां पे मैक्सिमम हाइट का आधा, यहां पे मैक्सिमम हाइट का आधा, और इन दोनों पॉइंट्स पे, पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे मुझे बताइए व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बोलो भाई क्या होगा? देखो भाई, P से जब हम Q जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है तुमसे? अच्छा तुम ट्राई कर रहे हो क्या? कर लो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद खुद से ट्राई करो।
चलो भाई ट्राई करो, कर लो ट्राई खुद से। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं P से Q जाता हूं तो मैंने देखा पहले मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, फिर यहां के बाद अब मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर जाने के लिए कवर किया, उतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने नीचे आने के लिए कवर कर लिया। पहले मैं गया प्लस का y, फिर मैं गया माइनस का y। तो एवरेज जो ओवरऑल मेरा डिस्प्लेसमेंट है y के अलॉन्ग, वो कितना हो जाएगा? ऊपर जाने के लिए मैंने प्लस का y डिस्प्लेसमेंट कवर किया, नीचे आने के लिए मैंने माइनस का y डिस्प्लेसमेंट किया, मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो अगर मैं vy के अलॉन्ग एवरेज फाइंड करता हूं, सो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है y के अलॉन्ग वो है 0 अपॉन जो भी टाइम लग रहा है। क्या फर्क पड़ता है? y के अलॉन्ग जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द y इज 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y इज 0। y के अलॉन्ग जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 है, इसलिए हमने बोला एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग द y 0 हो गया। तो x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है क्या? हाँ, x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। इट इज गिवन बाय दिस ब्लू कलर के डॉटेड लाइन से बना दिया मैंने। देखा, x के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ऑलवेज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो x के अलॉन्ग क्या एवरेज वेलोसिटी आएगी? बिल्कुल आएगी। लेकिन तुमने एक बात और नोटिस की होगी, x के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहती है, गिवन बाय u cos थीटा। याद है, x के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहती है, विच इज गिवन बाय u cos थीटा। तो यहां पे भी वेलोसिटी u cos थीटा, यहां पे भी वेलोसिटी u cos थीटा। तो इसका एवरेज भी कितना रहेगा? u cos थीटा। नोट कर लीजिए जल्दी से। सो y के अलॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज y के अलॉन्ग y के अलॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए y का एवरेज वेलोसिटी 0 है। x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन कितना है हमें नहीं पता सर। कितना है ये नहीं जानते, बट इतना जरूर जानते हैं कि x के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम ही रहती है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा जो आपका उस टाइम पे वेलोसिटी है। वो हर जगह पे u cos थीटा से जाता है आगे की तरफ, तो उसका एवरेज जो होगा वो u cos थीटा ही होगा। समझे? नोट कर लिया? बढ़े आगे? पक्का बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलते हैं, आओ देखें। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन flying horizontally with uniform speed. Show that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? एक एरोप्लेन है जिसने एक बम को ड्रॉप कर रहा है। सो कहानी को कुछ यहां पे ड्रॉ करते हैं। देखो, ड्रॉ करने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ये है हमारे पास हवाई जहाज, ठीक है। हाँ, इसको देखो, और क्या बोला, ये जा रहा है आगे की तरफ। कितनी स्पीड से जा रहा है? कितनी स्पीड से जा रहा है पता नहीं सर, यू मान लेते हैं। इस हवाई जहाज से तुमने एक बॉम्ब को ड्रॉप करा। जैसे बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा, हमने देखा कि यार बॉम्ब के पास भी वही वेलोसिटी आएगी जो हवाई जहाज के पास थी। हमने क्या देखा, इस बॉम्ब के पास वही वेलोसिटी है इनिशियल वाली जो उस हवाई जहाज के पास थी। सही बात है ना? इस हवाई जहाज के पास भी वही बॉम्ब के पास भी वही वेलोसिटी जो उस हवाई जहाज के पास है। मुझे शो करना है कि ये बॉम्ब एरोप्लेन के जस्ट नीचे ही, मतलब जस्ट नीचे नहीं, वर्टिकली बिलो एक्सप्लोड होता है। मुझे शो करना है कि ये बॉम्ब जो है एरोप्लेन के वर्टिकली बिलो ब्लास्ट होता है। मान लीजिए कि एरोप्लेन तो आगे निकल जाएगा कुछ समय के बाद, ये बॉम्ब गया ऐसे और यहां पे जाके वो एक्सप्लोड हो गया, बूम, है ना। तो यहां जाके बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया है। अब इस बॉम्ब ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया जरा बताओगे? मान लीजिए सर x डिस्टेंस बॉम्ब ने ट्रेवल किया, मान लिया।
कितना टाइम लगेगा इस बम को यहां तक पहुंचने में? इस बम को यहां तक पहुंचने में टाइम लगा टी। इस बम को यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है टी। तो जरा देखो x को कैसे लिख सकते हो तुम लोग? x को लिख सकते हैं u इंटू टी। x को क्या लिखोगे? u इंटू टी। ये कहानी हुई बॉम्ब की। अब आ जाओ एरोप्लेन पे फिर से। एरोप्लेन के पास स्पीड कितनी है? u। टी टाइम के बाद बॉम्ब यहां पे फूट जाता है। टी टाइम के बाद बॉम्ब यहां पे ब्लास्ट हो जाता है। टी टाइम में एरोप्लेन कहां पे है? टी टाइम पे एरोप्लेन हमारा यहां पे था। सी टाइम देखा, टी टाइम पे एरोप्लेन कहां आया? यहां पे आया। मतलब कि सीधी सी बात है कि जितना डिस्टेंस इस बॉम्ब ने कवर किया होगा x, उतना ही डिस्टेंस एरोप्लेन ने भी ट्रेवल किया होगा। आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? मान लीजिए एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है x डैश इन टाइम t। टी टाइम के अंदर एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है x डैश। x डैश को कैसे लिखते हो? x डैश इज रिटन एज u इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे, कोई एक्सेलरेशन नहीं था। बॉम्ब को यहां पहुंचने में टाइम लगता है t। बॉम्ब ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, x इज गिवन बाय ut। प्लेन को यहां पहुंचने में डिस्टेंस ट्रेवल किया x डैश, टाइम लगता है t, x डैश गिवन बाय ut। क्या दोनों को देख के ऐसी फीलिंग आती है कि x और x डैश सेम है? हां, दोनों को देख के फीलिंग आती है x और x डैश दो है वो दोनों सेम है। यानी कि जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉम्ब ने ट्रेवल किया है टी टाइम में, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एरोप्लेन ने ट्रेवल किया टी टाइम में। यानी बॉम्ब और एरोप्लेन टी टाइम के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो पक्का है कि एरोप्लेन कहां होगा? यहीं होगा। अब कोई शक है क्या तुम लोगों को इस चीज में? अब कोई शक है इस चीज में? पक्का हो गया ना कि एरोप्लेन अब यहीं होगा। सो ये हो गई प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्या बोले? वो एरोप्लेन x डैश डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बॉम्ब x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। x और x डैश मैंने देखा सेम है, और अगर दोनों ही सेम है तो ये बात तो प्रूफ है कि भैया जो बॉम्ब है वो एरोप्लेन के वर्टिकली बिलो फूटेगा। जो बॉम्ब है वो एरोप्लेन के वर्टिकली बिलो फूटेगा। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एक और क्वेश्चन बनता है जो तुमसे कहेगा एक एरोप्लेन से बॉम्ब को ड्रॉप करा, तो एरोप्लेन से देखने पे बॉम्ब कैसा मोशन करता है? तो भाई रिलेटिव में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना डिस्टेंस बॉम्ब ट्रेवल करता है उतना डिस्टेंस एरोप्लेन ट्रेवल करता है। तो एरोप्लेन से अगर आप बॉम्ब को देखोगे तो आपको यह बॉम्ब वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिखेगा। एरोप्लेन से अगर आप इस बॉम्ब को ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह वर्टिकली डाउनवर्ड में जाता हुआ दिखेगा, एज सीन फ्रॉम एरोप्लेन। सो एरोप्लेन से देखोगे तो आपको ये जो है बॉम्ब वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिखेगा, बिकॉज एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो तुम्हें तो बॉम्ब आगे पीछे जाता हुआ दिखेगा नहीं, तुम्हारे लिए क्या है? एरोप्लेन जो बॉम्ब है वो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे किसी को खड़ा कर दें ग्राउंड पे, सो ग्राउंड पे अगर किसी को खड़ा कर दें और उससे पूछे भाई बताना जरा बॉम्ब कैसे जा रहा है, तो वो क्या बोलेगा? वहीं पे अगर ग्राउंड पे किसी को खड़ा कर दिया जाए और उससे पूछे बॉम्ब कैसे जाएगा, तो वो क्या बोलेगा? बॉम्ब जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से बॉम्ब नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है। तुम्हारे हिसाब से बॉम्ब सिर्फ नीचे आ रहा है बिकॉज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और बॉम्ब का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। तुम्हारी वेलोसिटी और बॉम्ब की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली सेम है, तो हॉरिजॉन्टल में तुम्हारा कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल में तुम्हारा कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव मोशन सिर्फ वर्टिकल में है, इसलिए तुम्हें यह वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिखता है बॉम्ब हमेशा। तो इसी क्वेश्चन का एक मॉडिफाइड वर्जन यह भी होता है कि अगर आप इस बॉम्ब को एरोप्लेन से देखते हो तो आपको यह बॉम्ब कैसा दिखता है।
तो तुम बोलते हो बहुत अच्छा दिखता है, फूटता हो बहुत अच्छे नजारे दिखते हैं, ऐसा नहीं है, वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिखता है। इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर ये एरोप्लेन यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लाई करता है लेकिन वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई नहीं करता है? आओ देख लेते। अब एरोप्लेन हमारा हॉरिजॉन्टली फ्लाई नहीं करेगा, कोई बात नहीं सर, हमारा हवाई जहाज हम कैसे भी उड़ाए। ज्यादा पतला हो गया ना, इसमें तो लोग भी नहीं फिट हो पाएंगे। हाँ अब सही है। अब हमने बोला ठीक है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं ना? हाँ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। क्या वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है? नहीं, हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से उसने थीटा एंगल बनाया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड है? हाँ यूनिफॉर्म स्पीड है। बॉम्ब को ड्रॉप कर दो, तो जैसे ही आपने एक बॉम्ब ड्रॉप करा, सीधा सा फंडा है, अगर आप चलते हुए किसी भी चलते हुए प्लेटफॉर्म से या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, तो जिसको ड्रॉप करते हो उसके पास वेलोसिटी जो होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही होती है। जैसे कि अगर ये मेरे पास पेन है और चलते चलते अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं, तो जैसे ही ड्रॉप करूंगा इनिशियली इसके पास वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, बिकॉज मैं आगे चल रहा था। समझे बात को? अगर मैं चलते चलते इस पेन को ड्रॉप कर दूं, जो कि मैं करूंगा नहीं, तो इस केस में क्या होगा, इस पेन के पास इनिशियली आगे की तरफ वेलोसिटी होगी। ठीक है, वैसे ही अगर आप चलते हुए हवाई जहाज से किसी बॉम्ब को ड्रॉप करते हो, तो बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी वही होगी और उसी डायरेक्शन में होगी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी। एरोप्लेन ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर चला गया इस पर। तो इस केस में बताओ अब क्या दिखेगा आपको? क्या अभी भी आपको ये बॉम्ब जो है एरोप्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता हुआ फूटता हुआ दिखता है? हाँ सर बिल्कुल, हमें तो अभी भी वही दिखेगा। मान लो ये बॉम्ब यहां गिर गया और धमाके हो गए, कबाम कुबूम खो गए है। अरे फूल नहीं खिल रहे यहां पे, है ना, ये फूल मत खिला देना, बोलना ये फूल खिल रहे, नहीं, बॉम्ब गिरा है, धमाका हुआ है। इस केस में जो ये डिस्टेंस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब x। मान लीजिए इस बॉम्ब को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा t। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब, इसके लिए उसको टाइम लगा t। सो x इज गिवन बाय ut, x इज गिवन बाय ut। लेकिन u कौन सा? u जो है इस बार थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से दिख रहा है ना तुम लोगों को, थीटा एंगल बनाता है। सो हो जाएगा u cos थीटा इंटू t, ये x हो गया। अगर मैं एरोप्लेन के लिए बात करूं, तो एरोप्लेन के पास वेलोसिटी है u, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर मैं t टाइम के लिए एरोप्लेन के मोशन की बात करूं, तो एरोप्लेन जो है ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब उसका फॉरवर्ड मोशन भी है एज वेल एज अपवर्ड मोशन भी है। कोई भी एरोप्लेन अगर उल्टा ऐसे टेढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? ऐसे जाने का मतलब क्या है? देखो तुम्हें दिख रहा है वो आगे भी जा रहा है और वो ऊपर भी जा रहा है। सो मैं आगे जाने वाला मोशन कंसीडर करता हूं, तो जो एरोप्लेन है वो एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है और एक वर्टिकल मोशन भी कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी गिवन बाय u cos थीटा। t टाइम के बाद बॉम्ब यहां फूट जाता है, तो मुझे बताओ जरा t टाइम के बाद इसका मोशन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, x डैश मान लेता हूं, गिवन बाय u cos थीटा इंटू t। यार ये क्या बात होती है? बहुत गलत बात है। पहले भी ut आ रहा था, वो भी ut आ रहा था, इस बार ये u cos थीटा t आ रहा है, ये भी u cos थीटा t आ रहा है। तो बोल सकते हैं हम लोग यहां से कि x इक्वल्स टू x डैश, दोबारा से x और x डैश बराबर हो गए। बॉम्ब को t टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल वाला, या हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, गिवन बाय u cos थीटा इंटू 2। एरोप्लेन के लिए भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा u cos थीटा इंटू t। सिर्फ एक वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है जो एरोप्लेन पे भी लग रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन है जो एरोप्लेन पे भी लगेगा और बॉल पे भी लगेगा।
हॉरिजॉन्टल में इनके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसका u cos थीटा, उसका भी u cos थीटा इंटू टी। हां, बॉम्ब के पास इनिशियल वही वेलोसिटी होगी जो एरोप्लेन की थी, उतने ही एंगल पे होगी जितने एरोप्लेन की थी, इसलिए इनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है अभी भी सेम है। तो क्या बोलता है वो, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली? तो क्या बोलोगे, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। एक काम करो, पहले इसको नोट करो, फिर वो दूसरे वाला पार्ट को नोट करवाते हैं। कर लिया नोट? इसको भी नोट करो। कर लिया नोट? समझ के बातें, बढ़े आगे, आ जाओ भाई। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, आओ देखें। A boy standing on a long railroad car throws a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square. And the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? ये आपको बताना है। ये वाला खुद से ट्राई करते हैं, क्योंकि मूविंग प्लेटफॉर्म पे आप प्रोजेक्शन कर रहे हो इस बार, तो कुछ नया ही मिलेगा। तो एक लड़का है, एक रेल रोड कार पे खड़ा है, बॉल को ऊपर फेंकता है, कार आगे जा रही है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, प्रोजेक्शन वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 9.8 है, तो कितने पीछे उससे वो बॉल गिरती है, ये आपको बताना है। जल्दी से सोचो क्या करना है। क्या कर रहे हो तुम लोगों ने इस क्वेश्चन में, कैसे करा? पहले देख, रेल रोड कार बना लेते हैं। ऐसे बस एक छोटा सा ऐसे डब्बा बना लिया करो, उसके नीचे पहिए लगा दिया करो, ये बन गया हमारा रेल रोड कार। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर एक बालक खड़ा है, ये हवा में आ गया, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं। इसके ऊपर एक बालक खड़ा है, यहां पे एक बालक खड़ा है इसके ऊपर। इस बालक ने एक बॉल को हवा में फेंका विद द स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो कार है वो आगे जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस लड़के से कितना पीछे ये गिरता है ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व? जब ये कार आगे जा रही है तो बॉल के पास कुछ आगे की तरफ वेलोसिटी भी होनी चाहिए, वो कितनी है पता नहीं। मान लो किसी इंस्टेंट पे ये कार चल रही है u स्पीड से। अब क्योंकि ये लड़के ने बॉल ऊपर फेंकने की कोशिश करी, तो बॉल के पास भी एक स्पीड आएगी आगे की तरफ u, जिसके कारण बॉल करती है प्रोजेक्टाइल मोशन। पर उसने पूछा है कि ये बॉल जो है लड़के से कितना पीछे गिरेगी। तुमने बॉल ऊपर उछाली, तुम आगे निकल गए, कुछ समय बाद देखा तो बॉल पीछे की तरफ रह गई। पहले ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पे इसके पास है एक्सेलरेशन। तो देखते क्या होता है, कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा वो यहां पे देखेंगे। यूजुअली अभी तुम अगर देखोगे तो तुम एक चीज पाओगे कि अगर तुम चलती हुई बाइक पे बॉल ऐसे उछालोगे ना, तो बॉल तुम्हारे हाथ में गिरती है आके। बट यहां कुछ और ट्विस्ट आ जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन आ चुका है इस बार, है ना, तो उसकी स्पीड तो इंक्रीज होती जा रही है, उसकी स्पीड तो इंक्रीज होती जा रही है। अभी के केस में जब हम बोलते हैं कि बॉल उछाली तो बॉल वापस हमारे हाथ में आ गई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड से चलते हो। नहीं पता है तो भाई नोट कर लेना कि अगर आप कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हो और एक बॉल को अगर हवा में ऐसे उछालोगे तो वो बॉल तुम्हारे हाथ में ही आएगी वापस। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से ये बॉल आगे जा रहा है उतनी स्पीड से बॉल भी आगे जाएगी। हां, तुमने बॉल को वेलोसिटी दी है वो अलग बात है, लेकिन तुम एक कार्ट के ऊपर जिसके ऊपर तुम खड़े हो उसकी वेलोसिटी भी बॉल को मिलेगी ना। अरे जब तुम बस के अंदर बैठे हो तो तुम्हें भी तो बस की वेलोसिटी मिलेगी, तभी तो आगे जाओगे। तो क्या हुआ, ये जिस स्पीड से ये गाड़ी आगे जा रही है बॉल के पास भी वो स्पीड होती है। अगर ये गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो बॉल भी कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ जाएगी, यानी कि जितने टाइम में इस गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उतने टाइम में बॉल भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। ये तो वो अभी एरोप्लेन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वही तो है। तो इसलिए तुम्हारी ये बॉल जो है वापस ऊपर जाती है और नीचे आती है तुम्हारे हाथ में। लेकिन यहां पे ट्विस्ट हो गया है। ट्विस्ट क्या है? एक्सेलरेशन है इसके पास। किसी इंस्टेंट पे मान लो ये गाड़ी के पास जो स्पीड है वो u है, तो बॉल को भी u स्पीड मिली। थोड़ा सा आगे गए, एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड और इंक्रीज हो गई। बॉल के साथ चीटिंग होगी नहीं इस बार, तो बॉल को वेलोसिटी मिली आगे वाली u, लेकिन आगे जाते ही इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। बॉल के पास था क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन? बॉल के पास नहीं था, तो बॉल बेचारा u स्पीड से ही आगे जा रहा था।
तो तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो गई, तुम आगे निकल के, बॉल पीछे रहेगी, बॉल पीछे गिर जाएगी इसके। थोड़ा सा आगे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा, थोड़ा सा आगे जाओगे, एक मिनट को, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बॉल तो पीछे रह गई भाई हमसे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास था एक्सेलरेशन, तुमने तो अपनी स्पीड बढ़ा ली और निकल गए आगे, पर बेचारी बॉल, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं था, वो तो अभी भी यू स्पीड से आगे जा रही थी। तो क्या होगा, ये जो बॉल है वो पीछे की तरफ गिरेगी कहीं पे जाके। तो कितने डिस्टेंस पे गिरती है वो आपको बताना है। ये बॉल नीचे गिरेगी, कितने डिस्टेंस पे गिरेगी वो आपको बताना है। सोचो। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि बॉल को वापस मेरे हाथ में आने में कितनी देर लगेगी। मैंने बॉल ऊपर उछाली, बॉल ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी, कितने टाइम में? टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल मोशन हो रहा है, ऊपर जाते टाइम पे बॉल वापस नीचे आएगी। टाइम टेकन विल बी 2u/g। टाइम जो होता है वो 2u/g से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ अ वर्टिकल मोशन। अगर मैं वर्टिकल मोशन करवाता हूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला u की जगह 9.8 पुट करना, g की जगह भी 9.8 पुट कर देना इस बार। सो 9.8 से 9.8 मर जाएगा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट बी 2 सेकंड्स। मतलब अगर मैं बॉल को ऊपर उछालता हूं तो बॉल 2 सेकंड के बाद दोबारा मेरे हाथ में आ जाती है। बॉल को अगर मैंने ऊपर उछाला तो 2 सेकंड के बाद बॉल मेरे हाथ में दोबारा आ जाएगी। ये तो वर्टिकल मोशन हो गया ना, ये तो मैंने वर्टिकल मोशन से डिफाइन कर दी सारी चीजें, वर्टिकल मोशन से डिफाइन की। अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को भी डिफाइन करने जा रहा हूं यहां पे। तो बॉल के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन, तो x बॉल के लिए लिखेंगे xb। बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लिखेंगे xb, गिवन बाय u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, गिवन बाय u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। t टाइम के बाद बॉल दोबारा जो है वो कहां आएगी, कहां पहुंचेगी वो देख रहे हैं हम लोग। इतने टाइम में बॉल वापस मेरे हाथ में आ जाती थी, इतने टाइम में बॉल वापस मेरे हाथ में आ जाती थी। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इतने टाइम में, तो गिवन बाय 2u। फिर मैं इस कार्ड की जगह मैं इसको कार बोल लूं तो ज्यादा सही है, कार का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सो कार्स हॉरिजॉन्टल मोशन, कार का हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होगा? अब अगर मैं कार की बात करूं तो कार के पास है एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। तो यहां पे x फॉर द कार xc लिख देते हैं। बॉल के लिए xb लिखा, कार के लिए xc लिख देते हैं, गिवन बाय सेम टाइम में ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। एक्सेलरेशन कार के पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वो पुट कर देते हैं। सो द वैल्यू कम्स आउट बी ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। एक काम करो, एक और काम करो, t की वैल्यू भी पुट कर दो साथ में। सो हो जाएगा 2u प्लस हाफ a यानी 1 इंटू टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर बनेगा 4/2, तो अगेन यहां पे 2 बन जाएगा। सही बात है, सही बात है ना। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की जगह 1, 2 का स्क्वायर 4/2, फिर से 2 बन गया। सो ये x ऑफ द कार, वो x फॉर द बॉल, फॉर x फॉर द कार। दोनों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, दोनों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, हां किया। बॉल ने थोड़ा सा कम डिस्प्लेसमेंट किया, कार ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बिकॉज कार की स्पीड इंक्रीज हो रही थी। अब यहां पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना पीछे ये बॉल गिरती है, तो यहां पे हम फाइंड कर सकते हैं एक्स सी माइनस एक्स बी करके। बॉल कितना पीछे रह गई कार से, कार ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, बॉल ने कम डिस्प्लेसमेंट किया है, तो बॉल जो है कार से कितना पीछे रह गई वो फाइंड करते हैं। एक्स सी गिवन बाय कितना है 2u प्लस 2, 2u प्लस 2, एक्स बी कितना है 2u माइनस का 2u। सो 2u से 2u मर जाएगा और यहां पे कहेंगे 2 मीटर पीछे बॉल गिरती है। क्या बोलेंगे? ये बॉल जो है वो कितना पीछे, हाउ फार बिहाइंड द बॉल फॉल ऑन द कार, बॉय से कितना पीछे, 2 मीटर पीछे जाके ये बॉल गिर जाती है। तो ये हमारा फाइनल का आंसर हो गया।
सो कोई तुमसे पूछे कि इस बालक से कितना पीछे ये बॉल गिरेगी, तो बोल देना 2 मीटर पीछे गिरेगी, क्योंकि ये बालक जो है कार के साथ चिपका हुआ है। जितना डिस्प्लेसमेंट कार कवर करेगी उतना डिस्प्लेसमेंट बालक भी कवर करेगा। तो फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? बढ़े आगे? ठीक है जी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट, और आई थिंक काफी है आज के लिए। सही है, काफी है आज के लिए। हाँ, आज के लिए काफी हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 से लेके 52 तक बचे हैं 10 क्वेश्चन। इनको हम अगले सेशन में कवर कर लेंगे, और अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 42 से लेके 52 तक काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको मिस मत करना। अगर तुम सच में एडवांस के लिए अप्रोच कर रहे हो तो उन चीजों को बिल्कुल सीरियसली फॉलो करते चला, राइट। सो आज के लिए इतनी ही बातें हैं, बाकी की बातें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा रहा हूं, तुम्हें समझ आ रहे हैं ना? कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, उसके लिए वेबसाइट पे आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज यहां पे तुम्हारा काम हमने आसान किया है। वीडियोस ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है इन द अरेंज फॉर्मेट्स, सो दैट आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, टाइम बहुत आपका बचेगा, और उस टाइम में आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलती है वेबसाइट पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूट्यूब पे अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, सो डोंट मिस दिस पार्ट कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, राइट। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपको मिलते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बिकॉज हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, ठीक है। सो मेक दिस थिंग क्लियर कि आपको ये सारी चीजें बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन करना है। शेयर कर दीजिए, एंड अगर क्वेश्चन में फील आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सो जाते जाते लाइक जरूर कर देना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।